हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने 2024 का पेपर आपका मतलब स्टार्ट किया था और इसमें फर्स्ट वीडियो हमारी हो गई है जिसमें हमने इसके आपके कथन और निष्कर्ष यहाँ तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से, ठीक है। और जिसने प्रीवियस आपकी वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। एक पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने 90% अचीवमेंट के लिए, जिसमें 2025 का पेपर कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है और ये 2024 का पेपर मैंने स्टार्ट किया है। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर हम देखें कि क्या कहा गया है कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से स्थिर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर लाने में किया गया न्यूनतम कार्य। मतलब कहने का मतलब यह है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से में आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आ रहे हो इसके अंदर। तो ये कह रहा है कि इसको इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने पे जो वर्क होता है उस वर्क को क्या बोला जाता है। तो याद रखना, हमने ये आपका पढ़ा हुआ है कि किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। ठीक हो गया। तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि 1-1 क्वेश्चंस है तो आपने डायरेक्टली आपका आंसर देना है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक हो गया ना। तो इसका सिंपली आप आंसर लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बायो-सैवर्ट नियम का वेक्टर स्वरूप लिखिए। तो बायो-सैवर्ट नियम का वेक्टर स्वरूप लिखना है हमें। तो यानी कि वेक्टर स्वरूप की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बायो-सैवर्ट लॉ को समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम इसके कंक्लूजन में जाएंगे, क्योंकि हमें तो जो तैयारी करनी है वो 2026 के पेपर के अकॉर्डिंग करनी है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में ही देखेंगे। तो बायो-सैवर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये बताता है कि किसी भी बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है बायो-सैवर्ट। इसमें हम क्या लेते हैं, कंडक्टिंग वायर लेते हैं जिसमें आई करंट कैरिंग कर रही होती है ये। इसका एक छोटा सा हम स्वल्पांश लेते हैं जिसको मैंने नाम दे दिया DL, और इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेते हैं जहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा है। तो जो ये बायो-सैवर्ट के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इस लेंथ, इसकी लंबाई के, इस स्वल्पांश के क्षेत्रफल के, और याद रखना किसके बीच में, DL और R के बीच में बनने वाले कोण यानी कि साइन थीटा के, और R यानी कि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अभी मैंने वेक्टर फॉर्म निकाली नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास एक एक्सपेंशन आता है μ0/4π, क्योंकि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने पर हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं μ0/4π, ठीक है। I DL साइन थीटा, यहाँ पर सॉरी ये आपकी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अपॉन में R²। बट अगर हम देखें वेक्टर फॉर्म तो ये है नहीं। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करूँ तो आपको पता है कि वेक्टर कब आएगा, जहाँ पे यहाँ पर हम एंगल को डिफाइन करेंगे। तो जो ये एंगल बन रहा है वो DL और R के बीच में आपका एंगल बन रहा है। तो बट हमारे पास तो ऊपर R नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी एक्सपेंशन में ऊपर भी और नीचे भी R से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया DB = μ0/4π IDL। अब आपके पास देखो जो एंगल बना है वो DL और R के बीच में बनने वाला एंगल है। तो DL और R, और यहाँ से साइन को अगर मुझे हटाना है तो मैं कर सकती हूँ DL × R, और यहाँ आप वेक्टर फॉर्म लगा सकते हैं, अपॉन में R और R ही हो जाएगा R³। तो जो बायो-सैवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म होती है वो होती है μ0/4π IDL × R अपॉन में R³, ठीक है। तो ये फैक्टर फॉर्म है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परिसर जो है नैनोमीटर में कितनी होती है, यानी कि व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजुअल लाइट इन नैनोमीटर। मतलब नैनोमीटर में आपकी वेवलेंथ कितनी होगी, इसके बारे में अगर हमें देखना है तो देखो विजुअल रे जो होती है, अगर मैं विजुअल रे की बात करूँ तो जो इसकी वेवलेंथ मेज़र करी गई है वो वेवलेंथ कितनी होती है आपकी 400 नैनोमीटर से लेकर आपके पास 700 नैनोमीटर। देखो एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं और कितने इजी वे में ये सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। तो विजुअल यानी कि दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 4000 से 7000 नैनोमीटर के बीच में होती है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ में क्या है, यदि किसी अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर हो तो किस प्रकार का अर्धचालक होगा। इफ in a semiconductor the number of free electrons are equals to the number of holes then what types of semiconductor in this। तो देखो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। सेमीकंडक्टर जो होते हैं यानी कि जैसे आप बोलते हो अर्धचालक, क्या बोलते हो, अर्धचालक। तो अर्धचालक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके पास नैज अर्धचालक जिसे आप शुद्ध अर्धचालक के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है हमारे पास नैज अर्धचालक और एक होता है हमारे पास बाह्य अर्धचालक। क्या होता है, एक होता है नैज अर्धचालक और एक होता है बाह्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक क्या होता है, जब किसी अर्धचालकों की चालकता को टेम्परेचर को इंक्रीज करके अगर आपका इंक्रीज किया जाता है तो वो होते हैं नैज अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, जब हम इम्प्योरिटीज को मिक्स करते हैं सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो नैज अर्धचालक होते हैं इसमें नंबर्स ऑफ होल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो नंबर्स ऑफ होल्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोटरों की संख्या के बराबर होती है। जबकि बाह्य अर्धचालक की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो इज नॉट इक्वल्स टू होती है कोटरों की संख्या के, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि कौन सा अर्धचालक है जिसमें ये दोनों की वैल्यूज इक्वल है। तो दोनों की वैल्यू किसमें आपकी होती है, इंटेंसिव सेमीकंडक्टर जो होते हैं तो वो आपके क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनकी आपकी क्या होती है, आपके पास नंबर्स ऑफ होल इक्वल होते हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। क्लियर है, आई होप आपको ये 5 तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमें न्यूमेरिकल बेस दिया हुआ है, तो समझेंगे पहले क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान, तो 2.4 मीटर व्यास मतलब हो गया हमारे पास डायमीटर जो कि है 2.4, ये आपका मीटर में ही काउंट है तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जानते हैं कि डायमीटर से हम रेडियस को फाइंड कर सकते हैं अपॉन में 2, देन आपके पास रेडियस आ गई 1.2 मीटर। ओके, आगे बढ़े। आगे कहा गया है एक समान आवेशी चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, जो कि दिया हुआ है 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हमें माइक्रो को चेंज करना होगा, तो ये हो गया 80 × 10⁻⁶ कुलाम पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आर मिल गया है और सिग्मा मिल गया है। अब हम देखेंगे हमें निकालना क्या है, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, यानी कि चार्ज को फाइंड करना है, ठीक है। और यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, यानी कि आपको क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन तीनों के बीच में बेसिकली रिलेशन क्या है। तो हमने पढ़ा है जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा, ये इक्वल होता है Q/A के,
ठीक है। तो यहाँ से Q की वैल्यू जो आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग Q की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू ए। और साफ साफ बोला गया है कि ये एक स्फीयर है, गोला है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, गोले का क्षेत्रफल जो कि होता है 4πr²। बस कुछ नहीं करना है, आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। जब मैं सिग्मा की वैल्यू को पुट करूँगी तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू है 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 1.2, देन 1.2 इंटू 1.2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है। तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 इंटू 10⁻⁻6। अब ध्यान से देखेंगे, ये आपके पास पॉजिटिव आपका है, तो यानी कि इसको मैंने 10 लिख दिया। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो 314 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकती हूँ, -2, क्योंकि ये पॉइंट्स को आप 2 इधर ले जाएंगे। एंड इसका 0.1 यानी कि ये हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि पॉइंट इधर ले जाओगे तो -1, इसका भी -1, देन -2। इसके बाद इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32 इंटू 314 इंटू, अब काउंट कर लेते हैं, 6 7 8 9 10, 10 एंड 10 माइनस के 10 एंड प्लस का 10, यानी कि 10⁻⁻9। ओके, -9। इसके बाद अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, Q। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका कैलकुलेट आप कर लेंगे 1.45 के समथिंग आपका आंसर आएगा, -3 कूलम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास कितनी, 1.45 इंटू 10⁻⁻3। तो देखिए कितने ईजी वे में मैंने इसको पूरा कैलकुलेट किया है। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको शॉर्टली आपका सॉल्व करें, नहीं, शॉर्ट में आपने सॉल्व इस क्वेश्चन को नहीं करना है, पूरा कैलकुलेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि 900 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 100 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो स्थिर वैद्युत ऊर्जा हमने निकाली है संधारित्र में, तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। एक संधारित्र पिकोफैरेड में होती है धारिता, यानी कि C की वैल्यू हो गई 900 पिकोफैरेड, और पिकोफैरेड को जब आप फैरेड में चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 900 इंटू 10⁻⁻12। इट मीन्स 9 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि प्लस के 2 और माइनस के 12, तो ये टोटल काउंट करके ये आएगा, और ये काउंट हो गया फैरेड पे। C की वैल्यू मिल गई। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें 100 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, यानी कि V की वैल्यू हो गई हमारे पास 100 वोल्ट। तो हमने संधारित्र की धारिता पढ़ रखी है कि जो संधारित्र की धारिता या स्थितिज ऊर्जा होती है U, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, स्टोर्ड इन कैपेसिटर एनर्जी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है U = ½ CV²। तो फिजिक्स की यही खासियत है कि जब तक आपको फॉर्मूलेज लर्न नहीं होंगे तब तक आप न्यूमेरिकल को टच भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो सिंपल हमें दिया होता है। देखो C क्वेश्चन में गिवन है V दिया है, जब आपको पता ही नहीं है कि जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपेंशन क्या है, तो आप इसको फाइंड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसके लिए आपको फॉर्मूले लर्न होनी चाहिए। तो ये हो गया ½ C की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएंगी, C की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁻10, एंड V की वैल्यू हो जाएगी 100, और V का क्या है हमारे पास स्क्वायर, देन इसका स्क्वायर कर देंगे। तो U की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻10, एंड जब हम इसको ओपन करेंगे तो यह आएगा 10⁻4। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो U = कितना हमारे पास आएगा, देन 2 से 9 को कट करेंगे तो 2 4 जा 8 पॉइंट एंड 2 5 जा 10 इंटू 10⁻⁻6, और एनर्जी जो होती है वो किस में होती है, जूल में। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का 7th नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो आई होप आपको ये 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है,
बढ़ते हैं 7 नंबर की जो आपके पास, तो यहीं पे हम अभी इसको फिनिश करते हैं 7th नंबर पे। नेक्स्ट वीडियो में कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो इसके ऑप्शनल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे 10 to 11 क्वेश्चंस तक। ओके।